लेके आई हूँ संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में आज हम जानेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हर बार बनते हैं, हर क्वेश्चन हर पेपर में कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन रहता है। संविधान सभा के जो फैक्ट होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं और हम याद भी नहीं कर पाते, वो भूल जाते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद संवैधानिक विकास प्रक्रिया देखेंगे, समितियों का देखेंगे, समितियाँ कौन कौन सी बनी थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू फैक्ट के साथ। संविधान सभा की सर्वोत्तम मांग की गई थी भारतीयों द्वारा स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, सर्वोत्तम मांग भारतीयों द्वारा कब हुई थी? 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी। संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389, जिसमें से 296 जो थी ब्रिटिश भारत से थी और 93 जो थी देसी रियासत से थी। ठीक है, 389 टोटल थी, जिसमें से 296 जो थी वो ब्रिटिश भारत से थी और 93 जो थी देसी रियासत थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम भूल जाते हैं। ठीक है, 389। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, 89 और 96। ठीक है, तो यहाँ हम इसको उल्टा कर देंगे, 2 और 2 प्लस इसमें ऐड कर देंगे तो ये 89 बन जाएगा, 96 बन जाएगा। तो ये है 296 में 11 जो थी 296 में 11 गवर्नर प्रांतों में 4 मुख्य प्रांतों के से और 208 जो 296 सीट थी, इनमें से 11 गवर्नर प्रांतों से थे, 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से थे, 208 कांग्रेस से थे और 78 मुस्लिम लीग से थे। 15 स्वतंत्र सदस्य थे, मतलब जो बोलते हैं निर्विरोध 15 थे वो। 296 का विभाजन ऐसे किया गया है। निर्वाचन पद्धति क्या थी? अप्रत्यक्ष थी निर्वाचन पद्धति। प्रांतों में विधानसभा का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। तो इनकी क्या थी? अप्रत्यक्ष जो थी इनकी चुनाव प्रणाली रही थी। ठीक है, 389 इसकी सीट थी और उसमें से 296 और 93, 296 से 11 गवर्नर प्रांतों से थे, 4 मुख्य आयुक्त से और 208 कांग्रेस से थे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं समिति का क्या था। समिति में संघीय संविधान समिति, इनके कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय मतलब जो राज्यों और मतलब जो एकात्मक व्यवस्था को बनाए रख सके, संघीय ढांचा जो बोलते हैं, उसमें उसके लिए संघीय संविधान समिति भी बनाई गई। तो ये थे नेहरू जिसके प्रवक्ता। संचालन समिति जो मतलब संचालन करे, उसके लिए राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संचालन और प्रारूप मतलब संचालन, कोई प्रारूप बनाएंगे उसी का संचालन करेंगे, और दोनों में प्रसाद थे। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रारूप बनाया और संचालन किया और प्रसाद जी ने दोनों ही काम किए। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजाति व अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। ठीक है, ये थी समितियाँ 5 इम्पोर्टेंट, जो हर बार एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। संघीय संविधान समिति थी नेहरू, संचालन और प्रारूप समिति थी राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति थी पटेल की, और कार्य संचालन संबंधित थी के.एम. मुंशी की। अभी संवैधानिक विकास प्रक्रिया देख लेते हैं। देखो, संवैधानिक विकास प्रक्रिया मैं आपको एक ओवरव्यू देख लेती हूँ। जो संवैधानिक विकास जो हमारे एक्ट आए थे, उनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो सोचिए, कोई व्यवस्था आई है, उसको प्रारूप बनाने के लिए कोई ना कोई तो हमें नियम फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे ना, तो इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए, क्योंकि पहले भी ब्रिटिश जो कंपनी आई थी वो व्यापार के उद्देश्य, वो राज करने के उद्देश्य नहीं आई थी, वो व्यापार के उद्देश्य आई थी। और व्यापार के उद्देश्य आई, फिर यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। पहले ब्रिटिश नहीं आए थे, आपको पता है कि पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आए, फिर उन्हें यहाँ से, अब जब वो कर यहाँ से लेके गए तो उन्हें 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो इस वजह से लोग और अट्रैक्ट हुए और देश भी अट्रैक्ट हुए, तो उनमें से ही एक ब्रिटिश भारत था। मैं डिटेल में नहीं जा रही, बस एक ओवरव्यू बता रही हूँ। वो यहाँ व्यापार के उद्देश्य आए पहले,
तो व्यापार किया उन्होंने। उनकी लड़ाई डायरेक्ट भारत से नहीं हुई, उनकी लड़ाई हुई थी उन विदेशी लोगों से जो यूरोपीय थे। उन्हीं यूरोपीय कंट्रीज से इनकी लड़ाई हुई थी, जैसे ब्रिटिश और फ्रांस, ब्रिटिश और पुर्तगाल, ब्रिटिश और डच, इन लोगों से लड़ाई हुई थी। भारत तो बाद में आया था, जब इन्होंने देखा कि भारत की व्यवस्था भी कमज़ोर है, यहाँ के राजाओं को इतनी कूटनीतिक नहीं आती, तब इन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा जमाना स्टार्ट किया, शासन करने का अधिकार लेना स्टार्ट किया। सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के से, जो बंगाल का शासक था। तो वहाँ से इन्हें एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम भी बंगाल पर राज कर सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर बंगाल पर राज कर लिया था। और ये लड़ाई हुई क्यों थी? क्योंकि सिराजुद्दौला ने इनकी व्यापार की नीतियों से तंग आकर, जो भी ये अपना शासन कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार फैला रहे थे, कुछ ऐसी नीति थी जो राजा को विरोध में लगी अपने राज्य के, तो उन्होंने इनकी जो लोग हैं इनको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद तो एक काल कोठरी बंद कर दिया, जिससे बहुत लोगों की हत्या हो गई। एक इंसान था जो बचकर यहाँ से भाग निकला, जिसका नाम था हारवेल, और वो वहाँ पर पहुँचा। तो वहाँ पर ब्रिटिश के लोगों ने, ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनसे जाकर अपनी व्यथा सुनाई कि हमें ऐसे ऐसे रखा गया था। तो उन ब्रिटिश जो अधिकारी उनको क्रोध आ गया, तो इस वजह से उन्होंने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया, और सिराजुद्दौला ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने किया कि डायरेक्ट तो युद्ध कर नहीं सकते, कि उनकी सामर्थ्य नहीं थी, इतनी बड़ी सैनिक, इतनी बड़ी संसाधन है इनके पास। तो उन्होंने क्या किया, फूट डालो राज करो नीति की अपनाई। उन्होंने क्या कि सेनापति को भड़का दिया और अपनी तरफ मिला लिया, और सेनापति से बोल दिया कि आप बोल देना, आपको सेना को हम पर आक्रमण करने का आदेश नहीं देना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो ये चीज़ उनको बहला दी, और वो उनके उसमें आ गए, इसलिए सिराजुद्दौला की उससे न हार गए। और इस वजह से फिर 1757 प्लासी का युद्ध वो जीत गए, और बंगाल में अपनी नींव डाल ली, तो जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आया। बंगाल के बाद फिर उन्होंने मीर जाफर को बिठा दिया बंगाल पर, क्योंकि डायरेक्ट शासन करते जनता विरोध करती, वो डायरेक्ट शासन इसलिए नहीं कर सकते थे। फिर मीर जाफ़र को हटाकर उन्होंने मीर कासिम भी लेके आए, फिर पुनः मीर जाफ़र को लिया। देन फिर बक्सर का युद्ध हुआ, जब मीर कासिम को दोबारा से हटाया था। तो उनको विद्रोह में उन्होंने 3-4, जैसे अवध का नवाब हुआ, ठीक है, मुग़लों का जो होते शाहजहाँ हुए थे, तो इन लोगों को इकट्ठा करके अपने पक्ष में करके ब्रिटिश लोगों से क्या की, लड़ाई स्टार्ट कर दी। तो बक्सर का युद्ध ऐसे हुआ था बंगाल में, जो 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में जो हार हुई थी, तो इससे साबित हो गया था कि भारत पर शासन कौन करेगी, क्योंकि 1757 में तो वहाँ धोखे की जो जीत थी, क्योंकि उनको पीछे से मिला के, लेकिन जो 1764 वाला युद्ध था बक्सर का, उससे ब्रिटिश का शासन प्रभुत्व स्थापित पूर्णतः हो चुका था, क्योंकि ये समझ में आ गया था कि यहाँ शासन अब भारत के राजा नहीं कर सकते, और वो अंदर से खोखले हैं। और ब्रिटिश की जो कूटनीति थी, जो उनका सैन्य संसाधन था, वो बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता गया। फिर वो हमारे अब भारतीय खर्चे पर ही अपने सेना, अपने संसाधन सब रखने लगे। इसके लिए तो एक व्यवस्था की तो आवश्यकता थी ना। फिर ये व्यवस्था में कुछ चेंजेस समय के अनुसार होते गए। ऐसे ही 1773 से लेकर 1947 तक ये एक्ट आए, जिसमें कुछ न कुछ चेंज होते होते भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। पहला एक्ट आया था 1773। अब इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसमें डिटेल में हम चलेंगे। तो 1773 जब आया था, तो इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके 3 मेंबर थे, ठीक है। अब फिर 1813 एक्ट आया। ये मेन एक्ट देख लेते हैं। इनकी ये की पॉइंट हमें याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1813 में क्या हुआ था? पहली बार प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई। पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपये का व्यय किया गया, ठीक है। यहीं से मिशनरी भी आए थे, जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। यहीं से चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश लोगों का व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, और 1833 में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। वह कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया था, और पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। 1858 में तो आपको पता ही है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसकी वजह से फिर नए कानून लाने पड़े। फिर यहाँ पर क्राउन का शासन हो गया, कंपनी का शासन हट गया, डायरेक्ट वहाँ का
वहाँ की सरकार यहाँ पर शासन करने लगी, तो भारत पर शासन करने का अधिकार काउंट को मिल गया। अब और 1861 में जो था, यहाँ पर विभागीय प्रणाली आ गई, मंत्रिमंडलीय विभागीय प्रणाली, यहीं पर वीटो की पावर दे दी गई वाइसराय को, ठीक है। और फिर 1892 में क्या हुआ, विधानसभा परिषद में पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। फिर 1909 में 1909 में क्या हुआ, मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन पद्धति लाई गई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उनका गठबंधन करके ये एक भारत को फूट डालो राज करो नीति के तहत लाई गई थी, जिससे भारत की भारत को खंडित करने की कोशिश की गई थी। 1919 में प्रांत में द्वैत शासन स्थापित हुआ। उत्तरदायी सरकार भी यहीं से स्टार्ट होती है। पहले भारत में एक नई अधिकारी हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी। प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित हो गया था 19 में। उत्तरदायी सरकार भी की झलक में देखने को मिलने लगी थी। 1935 में तो भारत में केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था कर दी थी। और फिर उसके बाद यूपीएससी का जो हो व्यवस्था थी, दूसरी व्यवस्था थी, विषयों का बंटवारा था, वो सब होने लगा था। और 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था। तो ये था भारत का संवैधानिक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अभी चलते हैं